Everyone, today I'll discuss about Young's experiment. So this one experiment is for double slit. So you can say this one is the double slit experiment. So what is that experiment by Young's? So you can see here in this diagram, this one is the spherical source. This one is the source, okay, spherical source. So it will produce spherical wavefront like this. कुछ इस तरीके से क्या करेगा, वेव क्रिएट करेगा. तो ये वेव फ्रंट जब हमारा स्लिट से पास करेगा तो देखो क्या कंडीशन है. यहाँ पे कंडीशन ये है कि सोर्स हमारा यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से वेव प्रोड्यूस हो रहा है स्फेरिकल. ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर में जो तुमको लाइन दिख रहा है, मतलब यहाँ से लाइट सिर्फ स्लिट से पास होता है, मतलब इस छोटे होल से पास कर सकता है, बाकी कहीं से पास नहीं कर सकता लाइट. तो जब ये होल से पास करेगा तो किस तरीके से पास करेगा. हम लोग जानते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि वेव के किसी भी पॉइंट को हम यदि कंसिडर करें तो हर एक पॉइंट जो है सो एक सोर्स जैसा बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करता है, जो कि एक नया वेव फ्रंट बना देता है. तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब ये वेव इस जगह पे पास करेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे एंटर कर रहा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करेगा, प्राइमरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, इस सेकेंडरी वेवलेट के लिए एक सोर्स के जैसा बिहेव करेगा. तो यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग फिर होगा वेव का, कुछ इस तरीके से वेव बनेगा यहाँ पे. तो दोनों जगह से जब वेव बनेगा तो कुछ इस तरीके से समझो यहाँ पे कि मान लो एक स्लिट यहाँ पे है, एक स्लिट यहाँ पे है, दो स्लिट है हमारे पास और ये सोर्स है. ठीक है, यहाँ से वेव कुछ इस तरीके से बन निकल रहा है और यहाँ से जैसे पास करेगा तो ये अपना फिर से वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देगा. और ये जब अपना बनाना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से, तो देखो कुछ इस तरीके से फिर ये अपना फिर बनाएगा. तो इस तरीके से तुमको क्या मिलेगा ना कि ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे बीच में, ये देखो जहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ पे मिल रहा है एक दूसरे से, दो वेव जहाँ पे कट कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यू नो ऑलरेडी अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका से समझेंगे. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे होगा ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होगा डार्क फ्रिंज. ब्राइट और डार्क मतलब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मान लो वेव कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये जो क्रेस्ट बन रहा है, क्रेस्ट यहाँ पे जो होगा वो होगा ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट स्पॉट. ओके, और ये जो तुम्हारा ट्रॉफ बन रहा है, दिस वन ट्रॉफ, ये जो होगा सो डार्क होगा, डार्क फ्रिंज. ठीक है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से देखो इधर जाएगा कुछ वेव, जहाँ जहाँ से मिलेगा तुम लाइन इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बीच में एक बीच से जाएगा और एक कुछ इस तरीके से जाएगा, जो भी है कुछ इस तरीके से जाएगा. मतलब यहाँ पे देख सकते हो बीच से मिलेगा तो कुछ इस तरीके से सेंटर, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, मतलब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा तुम्हारा बीचों बीच ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, कुछ इस तरीके से बनेगा तुम्हारा वेव. इधर भी देखोगे तो ये ब्राइट तो है, फिर यहाँ डार्क, इधर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, कुछ तरह से अल्टरनेट आपको मिलेगा. वो यदि मिलेगा तो आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो इसको. देखो ये मेरा ब्राइट है तो ये डार्क, ये ब्राइट तो ये डार्क, ये ब्राइट तो ये डार्क, है ना. कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनेगा जो कुछ इस तरीके से वेव में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो. यदि इंटेंसिटी सबका मैक्स यहाँ पे सेम होगा तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ब्राइट का मतलब क्या समझ रहे हो. मान लो एक टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है कि बीचों बीच हमको एक लाइट मिलता है ना, दैट वन इज द ब्राइट फ्रिंज. ओके, उसके बगल में शेडो बनता है, शेडो, तो दैट वन शेडो इज द डार्क फ्रिंज. ठीक है, तो डार्क फ्रिंज यहाँ पे हम लोग क्रेस्ट को बोलते हैं और ब्राइट फ्रिंज किसको बोलते हैं, क्रेस्ट को. और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी हमको क्या मिलता था, हमेशा मैक्सिमम मिलता था. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स यहाँ पे हमको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स मिलेगा डार्क फ्रिंज. ओके, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये सोर्स कैसा है. यहाँ पे जो हम लोग सोर्स ले रहे हैं वो किस तरह का सोर्स है. ये सोर्स जो है सो कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है. तो ये सोर्स हमारा जो है कोहेरेंट है. क्यों कोहेरेंट है, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ. देखो यदि मैं नॉन कोहेरेंट लेता जिसका नॉन कोहेरेंट का मतलब है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, जिसका एम्पलीट्यूड सेम, वेव फैक्टर सेम नहीं होगा, फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन कोहेरेंट. तो ऐसा यदि होता ना तो हमको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है और इंटेंसिटी को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं. इसे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे. लेकिन इसका कुछ भी इक्वल नहीं है ना, और यहाँ पे सोर्स मेरा एक ही है, एक ही लाइट सोर्स है. तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोग यहाँ पे नॉन कोहेरेंट को इसलिए नहीं लेंगे, उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले इसको डिस्कस कर देता हूँ. नॉन कोहेरेंट तो आप जान गए कि कुछ इस तरीके से होता था, और कोहेरेंट में क्या होता था कि कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम है ना, वेव फैक्टर सेम एंड साथ ही साथ फेज डिफरेंस भी सेम था. तो ऐसे कंडीशन हमारा इक्वेशन आया था I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर KR2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरीके से इक्वेशन आया था.
तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको ये नहीं बताया, नॉन कोहेरेंट से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, कोहेरेंट सोर्स से ही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखे भी थे कि हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे तो इस इक्वेशन को यूज़ किए थे। क्या इस इक्वेशन को यूज़ किए थे, नहीं किए थे, हम लोग किए थे इस इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2। मतलब कोहेरेंट सोर्स को ही हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स ही हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बता पाएगा। अदरवाइज यदि मैं नॉन कोहेरेंट लूँगा तो क्या होगा, डायरेक्ट उसका इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा और हमको ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अच्छे से नहीं बता पाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो सोर्स है वो किस तरह का सोर्स होगा, कोहेरेंट, बिकॉज ये कोहेरेंट जो है, कोहेरेंट सोर्स, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों के लिए इसी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये हमको परफेक्ट रिजल्ट देगा। तो ये जो सोर्स है वो कैसा है, कोहेरेंट सोर्स। तो अंश ने कौन सा सोर्स लिया, कोहेरेंट सोर्स लिया। कोहेरेंट सोर्स लेने से कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बना, जिससे उसको क्या मिला, ब्राइट डार्क कंटिन्यूस कुछ इस तरीके का फ्रिंज मिला वहाँ पे। ठीक है, तो हमको एक्चुअली एग्जाम में, यदि आप एग्जाम में इसको लिखोगे तो ये डायग्राम को बनाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, उस डायग्राम को यहाँ पे बनाना है इस तरीके से कुछ। ये डायग्राम वहाँ पे आपको काम देगा, ये डायग्राम को वहाँ पे बनाना है। मतलब यहाँ से इस डायग्राम को भी मैं समझा देता हूँ, इस डायग्राम में क्या है नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि दो सोर्स है हमारा, S1 और S2, और ये जो सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में प्राइमरी सोर्स लिए थे तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। उस ये जो प्राइमरी सोर्स था हमारा, ये देखो ये प्राइमरी सोर्स था, इसके बाद ना सेकेंडरी सोर्स पे गया, तो फिर यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, दिस वन S1, इसको मानेंगे S2, मतलब इस सोर्स को, ये हमारा प्राइमरी सोर्स जैसा बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ से हमारा जो वेव कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर जो भी है यहाँ से, तो दो स्लिट है यहाँ पे, ठीक है, दो स्लिट, और ये हम लोग यहाँ पे स्लिट का को ही हम लोग सोर्स 1 मान रहे हैं और स्लिट 2 को क्या मान रहे हैं, सेकेंड सोर्स। तो वी हैव 2 सोर्स है। अब यहाँ पे 2 सोर्स से हो गया, एक सोर्स से बना 2 सोर्स, कुछ इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल से 2 सोर्स बना, जो 2 सोर्स को हम लोग किस तरीके से मान लेंगे, S1 और S2 इस तरीके से। और इसका वेव किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है दोनों का, तो दोनों का जहाँ पे मिलेगा दैट वन इज द इंटरफेरेंस, वही तो इंटरफेरेंस है, मीटिंग जहाँ पे मीट करेगा दोनों का वेव, दैट वन इज द इंटरफेरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे इसका हम इंटरफेरेंस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लें कि मान लीजिए कि यहाँ पे मीट कर रहा है इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये बन रहा है तो देखो कुछ इस तरीके से ना बनेगा। ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि एक वेव कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल रहा है, एक वेव यहाँ से निकल रहा है कुछ इस तरीके से, और दोनों जाकर के इस पॉइंट पे मिल गया। और इस डायग्राम से आप पहले से भी परिचित हो, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसमें R1 तुम्हारा क्या है, इतना पाथ ट्रेवल किया कौन, R1 वेव, मतलब ए वाला सोर्स S1 सोर्स से इतना ट्रेवलिंग हुआ R1, है ना, मतलब इसका पाथ इतना है। और इसका पाथ कितना है, S2 का पाथ है R2, जो मीट कहाँ पे कर रहा है, P पॉइंट पे मीट कर रहा है। और ये तुम्हारा है बीच वाला, जो हम लोग इस डायग्राम में दिखाए कि बीच में क्या बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, बीच में जो प्राइमरी ब्राइट, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज बनाएगा इस जगह पे। तो ये यदि ब्राइट फ्रिंज बना रहा है तो देख सकते हो कि वे भी इसी तरीके से कट रहा है ना, कट रहा है तो इस पॉइंट पे हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग ले लेंगे और इस जगह पे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, इस पॉइंट पे हमारा बनेगा ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इधर भी बनेगा बट हम लोग इधर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऊपर का कंसिडर कर रहे हैं। इधर का भी कंसिडर करके तुम इसको नीचे भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग इधर ही लेते हैं फिलहाल के लिए, समझने के लिए पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको डायग्राम को अच्छे से। दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लिए डी, स्मॉल डी। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, यदि आप थ्योरी में लिखना चाहते हो तो लिखना एज शोन इन फिगर, लेट पॉइंट ए, दिस वन पॉइंट, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको लिखना, लेट पॉइंट ए ऑन ए स्क्रीन इज लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2, मतलब दिस वन, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखना ऑल्सो सपोज S1 एंड S2, दिस वन S1 एंड S2, या तो S1 S2 इज इक्वल टू डी, ये डिस्टेंस को डी लिख देंगे यहाँ पे, एंड ओ ए इज इक्वल टू डी, ओ ए को ये वो है, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या माने, कैपिटल डी, दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू द स्क्रीन, है ना। तो स्क्रीन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सो डी मान लिया, स्क्रीन तक का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट, है ना। एंड ए पी इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे मानना है, दिस वन स्क्रीन का एक पार्ट, एक साइड ये जो है सो इसको हम लोग एक्स मान लिए। अब ये कंडीशन जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट जो कंसिडर किए, हो सकता है कि जो फ्रिंज यहाँ पे बनेगा वो हो सकता है ब्राइट हो या फिर डार्क हो, कुछ भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है तो डार्क हो सकता है। तो हम लोग बस कंसिडर कर लेंगे। देखो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे पाथ रेफरेंस निकाल के देखेंगे कि डार्क के लिए भी और ब्राइट के लिए, फाइनली तो दोनों का पाथ रेफरेंस सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि जो बनता है ना डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज जो सब इक्वी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे।
और नेक्स्ट वन यहाँ पे और क्या तुमको थ्योरम लिखना है, एंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे ए ओ पी देखो कहाँ पे ए ओ पी है, ए ओ पी, ए ओ पी दिस वन, मतलब ये जो तुमको डॉटेड लाइन से दिखा दिया ना कि इसको डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला दो तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, दिस वन एंगल इज थीटा, ए थीटा। ये एंगल यदि थीटा है यहाँ पे, हम लोग इस तरीके से उसको थीटा माने हैं। देखो यदि इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस पर मतलब ये हमारा कुछ डी डिस्टेंस है, इस पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तुम इस पर S2M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तुमको यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा, थीटा एंगल मिलेगा। तो देखो तुम इसको यदि इस तरीके से नीचे करो, मैथमेटिकली तुम कैलकुलेट करोगे तो ये भी एंगल तुमको थीटा ही मिलने वाला है, दिस वन एंगल थीटा, ये वाला ट्रायंगल से, क्योंकि यहाँ बीच से हम एक लाइन ले लिए इसको समझने के लिए। तो इसको यदि तुम नीचे करोगे तो देखो ये इधर एडजस्ट होगा, फाइनली ये भी तो इधर एडजस्ट हो रहा है, मतलब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल तुम्हारा इसका बनेगा, ठीक है। तो तुम ऐसे थ्योरी में लिखना कि एन एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा, एंड टू मेजर द पाथ डिफरेंस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर S1M एंड S2P। S1M कहाँ पे देखो, S1M ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिससे हमको ये थीटा मिला, ठीक है। दिस वन थीटा इज इक्विवेलेंट टू दिस वन थीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि S1M ऑन S2P पर हम जब ड्रॉ किए परपेंडिकुलर तब हमको जाकर थीटा मिला। और यदि पाथ डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर एक्चुअली हम ड्रॉ क्यों किए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ से हमको पाथ डिफरेंस मिलता है। पाथ डिफरेंस कितना होगा इसका आप देख सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस विल बी दिस वन, S1P इज इक्वल टू R1 एंड S2P इज इक्वल टू R2। सो पाथ डिफरेंस विल बी S2P बड़ा वाला माइनस छोटा वाला S1P, तो ये R2 माइनस R1, दिस वन विल बी पाथ डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस इतना ही है, दिस वन S2M इज द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस, जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमको मिल रहा है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखो तो R2 माइनस R1 लिख दो, R2 माइनस R1 जो किसके बराबर है, मेरा S2M के बराबर है। तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए लिख लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो मैथमेटिकली किस तरीके से इसका हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ एक जनरल फार्मूला हमको पाथ डिफरेंस का मिलेगा। तो देखते हैं S2M, तो ये तो सिर्फ इतना बता दिया ना, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके से कुछ एक जनरल फार्मूला इसका मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे है S1 S2 एंड M, S1 S2 M, दिस वन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हियर बाई ट्रायंगल S1 S2 M, इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल M जो है वो कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करो, तो साइन थीटा तुम यदि कैलकुलेट करते हो तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा S2M डिवाइडेड बाई S1 S2। क्यों देख सकते हो, S1 S2M ना, S2M दिस वन, ये हो गया हमारा क्या चीज़, परपेंडिकुलर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये चीज़ तुमको मिल गया, दिस वन परपेंडिकुलर और दिस वन इज द S1 S2 इज द, इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, S2M का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर दें R2 माइनस R1, तो इस जगह पे रख दो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई S1 S2 की जगह पे कितना डिस्टेंस, देखो S1 से S2 तक डिस्टेंस कितना है D, तो इसमें आप लिख देंगे D। तो हमको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, ओके। तो आप यहाँ पे यदि सब्जेक्ट करो R2 माइनस R1 तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तो साइन थीटा के इक्विवेलेंट है ना, तो R2 माइनस R1 को सब्जेक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा डी साइन थीटा, दिस वन विल बी डी साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 1, ये कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रायंगल जो उसके इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, उसके इक्विवेलेंट कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी ए, मतलब ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है, तो यही ना इक्विवेलेंट ट्रायंगल हुआ मेरा। तो ओ पी ए, यहाँ पे ले सकते हो ट्रायंगल ओ पी ए, तो इस जगह पे हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए। और इस ट्रायंगल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा क्या मिलता है यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, पी कौन सा होगा इसका, इस ट्रायंगल में देख सकते हो इसका पी है, पी हो जाएगा पी ए, दिस वन तो परपेंडिकुलर, यही ना परपेंडिकुलर इस पर है, तो ये पी ए परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए डिवाइड बाय ये वाला ओ ए हो जाएगा,
ठीक है। तो ये कितना रिजल्ट आएगा हमारा, पी ए का वैल्यू, यहाँ पे डिस्टेंस तुम मान लो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग एक्स, या तो माना हुआ है ऑलरेडी, पी ए कितना है एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स डिवाइड बाय ओ ए का डिस्टेंस कितना है, ओ टू ए कितना है डिस्टेंस डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, एक्स बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आप लिख सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख देना डायरेक्ट, हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि थीटा इसका इक्वल भी थीटा, इसके इक्वल भी थीटा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो यदि थीटा माना, थीटा भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है वाला वैल्यू को। तो ये वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू कितना है देख सकते हो यहाँ पे, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, नहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई जरूरी मानने का नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग R2 - R1 इज इक्वल टू डी, और साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू एक्स बाई डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई डी, दिस वन। ठीक है, R2 - R1 इज इक्वल टू डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी, और टेन थीटा की जगह हमारा वैल्यू है ऑलरेडी एक्स बाई डी, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब देखते हैं R2 - R1 का जो रिजल्ट आ गया वो मेरा कितना आ गया, इसका रिजल्ट आ गया मेरा R2 - R1, चाहो तो ये हो जाएगा एक्स डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ये हमको पाथ डिफरेंस यहाँ पे मिल गया। पाथ डिफरेंस R2 - R1 इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस आपका कैलकुलेट हो गया यहाँ से, यही है हमारा पाथ डिफरेंस, एक्स डी डिवाइड बाई डी। न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आएगा, यदि स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा और ये डिस्टेंस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, तो आप इजीली पाथ रेफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये भी दिया रहेगा कि कहाँ पे फ्रिंज बन रहा है, तो ये सब वैल्यू यदि दिया रहेगा तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसका इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी यदि यहाँ पे देखें हम लोग, इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। तो इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे देखो, हियर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, वी नो फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर के R2 - R1 डिवाइड बाई 2, दिस वन फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे I0 एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे चेंज क्या करना है, R2 - R1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने से के तो एज इट इज रहेगा के, अब पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा, के बाई 2 तक सेम रहेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा एक्स डी डिवाइड बाई डी, क्योंकि R2 - R1 का हमारा वैल्यू आ गया एक्स डी डिवाइड बाई डी, दिस वन। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा रिजल्ट आ गया इंटेंसिटी का, ये वाला आई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर लिए कि इस सोर्स का इंटेंसिटी कितना है, तो इस सोर्स का इंटेंसिटी हमारा कुछ इतना है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ठीक है चलो इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इसमें जो फ्रिंज बनेगा तो किस तरीके से फ्रिंज बनेगा। फ्रिंज जो बनेगा उसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, कुछ इस तरीके से फ्रिंज बनेगा। देखो ये मेरा बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट, तो यहाँ से हम एक पॉइंट जहाँ पे पॉइंट कंसिडर किए थे, दिस इज द पी ना, पी पॉइंट कंसिडर किए थे, तो ये पी पॉइंट है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना माने थे, यहाँ से इतना डिस्टेंस माने थे एक्स। आप डायग्राम में देख सकते हो कि इट्स डिस्टेंस इज एक्स, आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, देखो ये डायग्राम है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक्स डिस्टेंस माने। तो हम मान लेते हैं कि यदि ये सोर्स जो है, ये मेरा जो पॉइंट है, दिस वन पॉइंट, ये पॉइंट यदि प्राइमरी मतलब हो सकता है डार्क हो या तो ब्राइट हो, कुछ हो सकता है, कोई एक चीज़ तो होगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में हम उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे P है तो उसके बगल में जस्ट मान लो ये यदि ब्राइट है या तो डार्क है, जो भी है, तो उसके बगल में क्या बनेगा, डार्क बनेगा। तो यदि ये P है तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मानते हैं PN मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और भी यदि उससे और आगे बनेगा तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, और भी आगे यदि फ्रिंज बनेगा तो उसको मान लेंगे PN+1। मतलब क्या है कि धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा ना। मान लो कि AX1 है तो AX2 होगा, AX3 होगा, किस तरीके से उसको समझते हैं। ये P है, ये PN है, इसको PN1+1 माने ना, तो इसको कुछ इस तरीके से समझो।
वो नीचे भी इस तरीके से हो सकता है, बट हम लोग एक ही साइड देखते हैं ना, दोनों समझ में आ जाएगा आपको। ये x है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को xn मानना पड़ेगा क्योंकि pn माने हैं। और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करना है कहाँ से करना पड़ेगा, सेंटर से, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, xn+1 इस तरीके से। मतलब क्या है कि समझो ये मान लो कुछ नहीं, इसमें हम n के जगह पे 1 पुट किए तो x1 हुआ, ये n की जगह फिर 1 पुट किया तो x2 हो गया। मतलब x1 x2 x3 इस तरीके से तुमको डिस्टेंस मिलता चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि हमको कैलकुलेट करना है फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। हमको सबसे पहले यही कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, मान लो एक फ्रिंज यहाँ पे है, ठीक है, और एक फ्रिंज यहाँ पे है इस जगह पे, तो ये दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होगा। दिस वन मतलब यही ना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये मान लो बीच में तो डार्क है, तो ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो ये दोनों के बीच में हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलने वाला है। दैट वन डिस्टेंस विल बी कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसा मान लो, चलो ठीक है, इस तरीके से नहीं मानते, मानते हैं कि एक और पॉइंट है बीच में। चलो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, और ये सेकंड ब्राइट है इस तरीके से। ये डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, और बीच में सेकंड डार्क, ये वाला। ये मान लो यहाँ पे डार्क बना, कुछ इस तरीके से समझते हैं हम लोग। मान लो ये स्टार्टिंग में डार्क बना, ये ब्राइट बना, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट। तो हमको कंसिक्यूटिव ब्राइट चाहिए ना, तो कंसिक्यूटिव ब्राइट में कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, कंसिक्यूटिव ब्राइट में आ जाएगा Pn और Pn+1 बोथ। और दोनों का डिस्टेंस कितना मान लिए हम लोग, एक का xn मान लिए, दूसरा का xn+1 मान लिए। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मतलब Pn और Pn+1 के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, xn+1 माइनस xn करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो उस तरीके से जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो इसका सबसे पहले पाथ रेफरेंस, एक सोर्स कैसा है, सोर्स मेरा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, ब्राइट है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यदि ये ब्राइट फ्रिंज है, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ब्राइट ना, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए यहाँ पे पाथ रेफरेंस जो होगा वो किसके लिए निकालेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ रेफरेंस वो होता है n लैम्बडा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई मीन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलना है ब्राइट, ओके। तो यहाँ पे पाथ रेफरेंस इतना मिला। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं पाथ रेफरेंस को। देखो, हम लिखते हैं सबसे पहले xn पॉइंट के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए जिसका डिस्टेंस कितना है xn, मतलब Pn पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर Pn पॉइंट। तो फॉर Pn के लिए आपको जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस मिलेगा, पाथ डिफरेंस वो कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस है n लैम्बडा के बराबर, आप देख सकते हो। और ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। कितना पाथ डिफरेंस कैलकुलेटेड है, xd डिवाइड बाई डी दिस वन। तो जहाँ पे x है वहाँ पे xn सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हम क्या माने, Pn तक के लिए xn माने, तो वहाँ पे xn सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो पाथ रेफरेंस होगा, दैट वन पाथ रेफरेंस विल बी xn। और डिस्टेंस तो स्लेट का चेंज थोड़ी हो रहा है, बाकी ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो xn और ये d डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू इधर क्या है, n लैम्बडा, ठीक है। इसको अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। या तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस वन इक्वेशन नंबर 1 Pn के लिए निकल गया। उसी तरीके से फॉर Pn+1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो n+1 के लिए जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कुछ नहीं चेंजेस करना है, सिर्फ जहाँ पे xn है वहाँ पे क्या लिख देंगे, xn+1 इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा n है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n+1, क्योंकि यहाँ पे n+1 के लिए ना n+1, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा, ये चीज़। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। मतलब जहाँ पे n था वहाँ पे n+1 हो गया, बस। और क्या, बस एक इंक्रीमेंट हुआ। मतलब यदि ये x1d है तो ये x2d हो गया नीचे वाला। अब तुमको क्या करना है, माइनस करना है एक दूसरे को। इक्वेशन 2 माइनस x1 1 करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 में 1 को माइनस कर देते हैं। तो 2 में 1 को यदि तुम माइनस करते हो तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। देन इट्स रिजल्ट विल बी लाइक दिस। ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले xn+1 ये वाला डिवाइड बाय इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल D माइनस नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा ये वाला है xn d डिवाइड बाई कैपिटल D, है ना, इज इक्वल्स टू राइट साइड में मतलब LHS को माइनस कर दिया। अब RHS को देखो, RHS में क्या है, n+1 लैम्बडा माइनस n लैम्बडा, दिस वन, ठीक है।
अब इसमें देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारा, डी और कैपिटल डी कॉमन आ रहा है तो उसको ले लो, दिस वन कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन दिस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एन लेमड़ा प्लस लेमड़ा माइनस एन लेमड़ा, ब्रैकेट को तोड़े तो इतना में आया है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ कटेगा, एन लेमड़ा कट गया, और इधर कुछ नहीं, इधर तो एज इट इज रहेगा। तो इधर से देखो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला डी कैपिटल डी ब्रैकेट में एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू वाट लेमड़ा मिला ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको उधर भेज दो, ये भी नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल्स टू, बन जाएगा ये लेमड़ा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये तुमको मिल गया यहाँ से डिफरेंस किसके बीच में, टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। जो आपको एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसको बीटा मान लिया है, एनसीईआरटी में इस टर्म को पूरा बीटा माना गया है। तो बीटा इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा डी, है ना, बीटा इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिल गया, बीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये तुमको मिला किसके बीच में, टू कंसिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या तो फिर बोल सकते हो ब्राइट फ्रिंजेस, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ये निकल गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा लेमड़ा डी डिवाइड बाई डी के बराबर आ गया। और जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यदि कैलकुलेट करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के लिए भी यदि कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमको वही मिलने वाला है। हम मान लेते हैं कि जहाँ पे ब्राइट माने थे, अभी ब्राइट माने थे ना पी एन की जगह पे, और इस जगह पे पी एन वन प्लस की जगह पे क्या माने थे हम लोग, पी एन प्लस वन की जगह पे माने ब्राइट फ्रिंज, मतलब ब्राइट फ्रिंज पी एन की जगह पहला था और ये दूसरा था पॉइंट। तो उसी तरीके से हम यदि बोलें कि पी एन की जगह डार्क फ्रिंज है, मान के चलते हैं कि पी एन की जगह डार्क फ्रिंज है और पी एन प्लस वन के बीच भी डार्क फ्रिंज है, यदि ऐसा है तो अब डार्क फ्रिंज के लिए क्या कैलकुलेशन होगा उसका देखते हैं, क्या रिजल्ट सेम आता है या डिफरेंस आता है। यदि दोनों सेम आएगा तो 100% कह सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे सब होता है, तो वो चीज़ को कैलकुलेट करना है। मतलब अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब ये जो फ्रिंज है यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क है, मतलब इस तरीके से पहले डार्क, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, है ना। तो ये इसके बीच में कैलकुलेट करेंगे अब डार्क के लिए, तो पी एन से पी एन वन प्लस के लिए फिर वही चीज़ तरीका वही अप्लाएंगे, बस ये तुम्हारा क्या बोलते हैं पाथ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। पाथ रेफरेंस चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यहाँ पे पाथ रेफरेंस को लगाना पड़ेगा, देखते हैं उसको लगा करके क्या रिजल्ट आता है। तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं पाथ रेफरेंस क्या होता है। पाथ रेफरेंस हमारा होता है 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू, सॉरी -1 होता है यहाँ पे 2n माइनस वन लेमड़ा बाई टू दिस वन, ठीक है। तो ये पाथ रेफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4xn, वही सारा फंडा वही चीज़ चलेगा, या तो pn बोलो, pn सॉरी, यहाँ पे pn फॉर pn पॉइंट, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा कौन सा होगा xn होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इस तरीके से कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट 2n माइनस वन लेमड़ा डिवाइड बाई टू दिस वन, और पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा x n और यहाँ पे d डिवाइड बाई d दिस वन इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन लेमड़ा डिवाइड बाई टू दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम लोग। अब दूसरा जो है उसके लिए मानते हैं 4pn प्लस वन तक के लिए ना, इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करोगे तो पाथ रेफरेंस फिर से, तो पाथ रेफरेंस क्या होगा इसका पाथ रेफरेंस हो जाएगा जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस वन डाल दो, xn प्लस वन डी डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस वन यहाँ पे -1, ये पूरा आ गया टर्म क्योंकि n की जगह n प्लस वन करना पड़ा, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या होगा लेमड़ा बाई टू दिस वन, ठीक है। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस कर दो, जो तरीका उसमें अपनाए थे इसमें भी तरीका वही करते हैं। देखो लेफ्ट साइड का एज इट इज़ है, दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड का एज इट इज़ है, बट राइट साइड का सिर्फ चेंज हो गया है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n माइनस वन लेमड़ा बाई टू होता है पाथ रेफरेंस, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 माइनस वन, इक्वेशन 2 में 1 को माइनस करते हैं। यदि ऐसा माइनस करते हैं देखें क्या रिजल्ट आता है। इसको जब तुम माइनस करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट आता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप चाहो तो पहले लेफ्ट साइड को ले लो, तो लेफ्ट साइड के लेंगे तो एक्स एन प्लस वन डी डिवाइड बाई कैपिटल D माइनस
एक्स एन डी डिवाइड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू राइट साइड का ले लो, तो राइट साइड में ये वाला पहले आएगा, तो ये राइट में क्या है 2n+1 -1 दिस वन, और यहाँ पे λ/2 माइनस 2n-1 λ/2 ये वाला है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें फिर वही चीज़ d/d कैपिटल कॉमन आएगा, ये तुम्हारा अंदर क्या बचेगा xn+1 माइनस xn, ये चीज़ इज इक्वल टू राइट साइड में क्या मिलेगा, देखो इसको, इस ब्रैकेट को तोड़ो, तो इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 2n+2 -1 दिस वन, और यहाँ पे क्या λ/2 माइनस ये क्या चीज़ है 2n-1 और यहाँ पे λ/2 कुछ इस तरीके से। तो दोनों साइड से देखो λ/2 कॉमन आएगा, λ/2 कॉमन, तो अंदर क्या होगा, ये देखो 2n, तो यहाँ पे 2n कॉपी करते हैं, 2 - 1 1 चला जाएगा, +1 होगा, ये चीज़ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरा माइनस, यहाँ पे है 2n-1 दिस वन, ठीक है। λ/2 तो कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग इस तरीके से। तो अब देखो λ/2, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग और इससे से 2n+1 और यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा -2n और ये हो जाएगा +1, इस तरीके से इतना आया। तो यहाँ पे देखो कुछ कटेगा, ये 2n और ये 2n कट गया, तो अंदर क्या बचा 2, तो ये λ/2 इंटू 2 कैंसिल, मतलब रिजल्ट क्या आया लैम्बडा के बराबर। मतलब फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला, फाइनली में रिजल्ट मिला d/d और यहाँ पे था xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। मतलब आपको रिजल्ट इसमें भी मिल रहा है xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू d λd डिवाइड बाई डी, मतलब रिजल्ट वही मिल रहा है। बीटा यदि इसको मान लेते हैं हम लोग तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, वही चीज़। मतलब आपको पाथ रेफरेंस, यहाँ पे जो कंसिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस और कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज है, दोनों का जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो दोनों सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसका फ्रिंज बनेगा कुछ इस तरीके से फ्रिंज बनेगा, देखो ये इस तरीके से फ्रिंज बनेगा वेव के फॉर्म में, इस तरीके से फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये हो गया ब्राइट और ये हो गया डार्क। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से बनेगा। और जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ब्राइट टू ब्राइट यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस, और डार्क टू डार्क यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो दोनों डिस्टेंस हमको सेम मिलेगा, किसके बराबर, λd/d के बराबर। मतलब इसके जगह तुम कुछ भी 1 पुट करोगे या 2 पुट, जो भी पुट करो, तुमको हर जगह पे जो वैल्यू मिलेगा ये बीटा का, वो हर जगह पे सेम मिलेगा दो कंसिक्यूटिव के लिए। और वही चीज़ यदि बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करो, मतलब ये प्राइमरी मैक्सिमा और ये थर्ड वाला मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा और थर्ड वाला मैक्सिमा के बीच में क्या डिस्टेंस है, यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट आएगा थर्ड डार्क के लिए, और ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस तुमको सेम मिलेगा। तो कुल मिला करके यही पता चलता है, मतलब ये फ्रिंज जो बनता है इसमें, वो फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है कंसिक्यूटिव डिस्टेंसेस, वो कितना आता है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अंश ने एक्सपेरिमेंट किया था। और अंश ने फाइनली ये बताया कि जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनता है वो इक्वी डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। इस पूरे कंक्लूजन, मतलब पूरा ये एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन को उसने निकाला था। ओके, सो ये था अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट किए, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।